हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का आर एस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है पढ़ रहे थे दो चररेखीय समीकरण युग्म, वो हम लोगों ने समाप्त किया था। तो आज हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण। तो आइए हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण होती क्या है। देखिएगा, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण आपकी क्या होगी, ये देखिए ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, लिखा हुआ है x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो अगर यहाँ से हम देखें तो इसमें देखें कि जो x की अधिकतम घात है, यानी यहाँ पे जो चर है वो x का है, तो इसकी जो अधिकतम घात है वो 2 है। इसलिए जो ये समीकरण होगी वो आपकी द्विघात समीकरण होगी। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है y² प्लस 4 बराबर 0, तो ये भी आपकी द्विघात समीकरण होगी। ये y चर में दी गई है, क्योंकि इसकी भी घात अधिकतम 2 है, इसलिए ये भी आपकी द्विघात समीकरण बनेगी। तो ये होती है आपकी द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, एक चीज ये देखिएगा, इसका मानक रूप आपका क्या होता है, यानी द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण को द्विघात समीकरण का मानक रूप समीकरण कहते हैं, जहां आपका abc जो है, abc अचर मान है, ये अचर मान होते हैं आपके। तो ये जो है अचर मान है वह a इज नॉट इक्वल टू 0। a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिएगा यहाँ से अगर हम a की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये टर्म हमारा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो हमको मिलेगा यहाँ से bx प्लस c बराबर 0। तो अगर इसमें हम देखें तो इसकी अधिकतम घात जो है वो 1 दिखाई दे रही है, यानी इस कंडीशन पर जब 1 बराबर 0 हो जाएगा तब जो ये समीकरण आपको दी गई है वो द्विघात नहीं होगी। इसलिए a की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि कंडीशन हमने आपको यही बताई है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण होने के लिए उसकी अधिकतम घात जो है वो 2 होना चाहिए। अगर उसकी घात 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो इसका मानक रूप होता है, यानी x² का जो गुणांक होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता। x² का गुणांक कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो कारण आपको मैंने स्पष्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप समीकरण। और जिस चर में दिया गया होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ x चर में, अगर ये y में होता तब भी वो द्विघात समीकरण होता, y चर में होता, z में होता तो z चर में होता, s में होता तो s चर में होता। तो इससे परेशान नहीं होना कि अगर एक चर कुछ भी दिया गया है तो कौन है, ये हमारी जो द्विघात समीकरण होती है उसका मानक रूप x² प्लस bx प्लस c बताया गया है, तो वहां पर ये x के ही रूप में हो सकती है, y और z या अन्य चर के रूप में नहीं। ऐसा नहीं, जिस चर में होगा उस चर में वो द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो ये हो गया आपका इसका मानक रूप समीकरण। अब देखिएगा इसके मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। आप लोग बहुपद में पढ़े होंगे कि किसी भी बहुपद में जो शून्यक होते हैं, किसी बहुपद में जो शून्यक होते हैं वही शून्यक उस समीकरण में जाकर मूल बन जाते हैं। जैसे आपका लिखा होता था ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसके इस बहुपद के दो शून्यक अल्फा बीटा थे, तो इसी तरीके से जब ये समीकरण ले लेगा x प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा, तो इसमें जो अल्फा और बीटा होंगे वो जो होंगे वो उसके मूल बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल। देखिए, जो भी समीकरण जितने घात में होगी उस समीकरण के उतने ही मूल होंगे। जैसे यहाँ पे 2 घात है तो इसके 2 मूल होंगे। तो x के वे मान जो इसकी इस समीकरण को संतुष्ट करे, यानी जो भी समीकरण आपको द्विघात समीकरण दी गई होगी अगर उसको वो संतुष्ट कर रहे हैं तो वो दोनों जो मान होंगे x के वो उस समीकरण के मूल कहलाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, आपको दिया गया है x² माइनस 1 बराबर 0। तो अगर हम x बराबर 1 रखेंगे, रखने पर अगर x बराबर हम 1 रख दें, तो x बराबर जब 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी ये 1 माइनस 1 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। देखिए 1 जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है
और यदि हम x बराबर -1 रखें तो जब -1 रखेंगे तो यहाँ से -1 का स्क्वायर आएगा, -1 बराबर 0, -1 का स्क्वायर +1, -1 बराबर 0, यानी ये 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि x बराबर 1 और x बराबर -1 रखने पर दोनों ही कंडीशनों पर जो हमारी ये समीकरण द्विघात समीकरण दी गई है ये संतुष्ट हो रही है। इसलिए जो x बराबर 1 और -1 है, यानी 1 और -1 इस समीकरण के मूल हो जाएंगे। तो मूल जो होते हैं वो समीकरण में होते हैं और जो शून्यक होते हैं वो बहुपद में होते हैं, इतना याद रखिएगा। बहुपद में कंडीशन यही होती है कि x के वे मान जो इस बहुपद को संतुष्ट करें या इसका मान शून्य हो जाए। बहुपद के मान संतुष्ट क्या होगा, इसमें एक ही पक्ष होता है, तो इसका मान जिन मानों पर इसका मान शून्य हो जाएगा वो जो होंगे उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं। मैंने आपको बहुपद में जब पढ़ाया गया था वहां पे तब आपको बताया गया था शून्य क्या होते हैं। तो याद रखिएगा कि बहुपद में x या जिस चर के मान होते हैं वो बहुपद में शून्य कहलाते हैं और यहाँ पर समीकरण में वो मूल बन जाते हैं। तो यही अंतर होता है मूल और शून्यक में। तो इस तरीके से जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो x के वे मान होंगे जो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएंगे आपके द्विघात समीकरण के मूल। बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। वहां पे आपको क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित जो आपको समीकरण दी गई है उसमें आपको जांच करके बताना है कि बहुपद है या नहीं है, सॉरी द्विघात समीकरण है या नहीं है। जिसका पहला पार्ट आपको दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। देखिए इसको जांच कैसे की जाएगी, आइए देखते हैं। इसमें आपको ये चेक करना है, ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा, ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x × 1 बराबर इसका गुणा करिएगा 2x - 3, सॉरी 6 हो जाएगा यहाँ से। तो ये देखिए x स्क्वायर बचेगा प्लस का 1 और ये बचेगा आपका प्लस का 2x बराबर 2x - 6। सबको इधर ले आइएगा तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x और ये इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए प्लस माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से बचेगा x स्क्वायर और 1 और 6 जुड़ के हो जाएगा 7 बराबर 0। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो चर की अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए जो दिया गया आपका समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 2 है इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इस तरीके से आपको जांच करनी है कि समीकरण जो आपको दिया गया वो द्विघात होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आप उसको हल कर लीजिए, जितना हल सरल का हो सके उतना सरल कर लीजिए। उसके बाद जब आप देखिए कि x की अधिकतम घात उसमें कितनी है, अगर x की अधिकतम घात चर की अधिकतम घात 2 है तो वो आपका द्विघात समीकरण बनेगा। और ये 3 या 1 हो या उससे ज्यादा भी हो गई, 2 से ज्यादा या 2 से कम हो गई, तो वो जो द्विघात समीकरण होगी वो आपकी जो समीकरण होगी वो द्विघात समीकरण आपकी नहीं रहेगी, ये याद रखना है आपको। तो आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो यहाँ से देखिएगा इसका दूसरा और तीसरा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ, तो दूसरा पहले चेक करिएगा इसको, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यहाँ से देखिएगा इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसका गुणा करिएगा तो देखिए माइनस और प्लस माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। इसको आप इधर भेज दीजिए सबको, तो ये x स्क्वायर बचेगा माइनस का 2x और ये आएगा इधर तो माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का देखिए 4x हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा बराबर आपका 0 बचेगा। तो यहाँ से देखिएगा चूंकि x की अधिकतम घात 2 है इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ये आपका हो जाएगा एक द्विघात समीकरण। तो इस तरीके से आपको जांच करनी है। तो आइए इसका हम देखते हैं। थर्ड इसमें क्या करना है, इसका गुणा करिएगा, x का x से गुणा करेंगे देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 से गुणा करेंगे प्लस का x हो जाएगा, माइनस 2 का x से गुणा करेंगे माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 का x से करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा बराबर x का x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x का 3 से करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस 1 का x से करेंगे माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 का 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 3 हो जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ से ये देखिएगा कि x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो ये बचेगा आपका माइनस का, भाई माइनस का x बचेगा माइनस का 2
इधर से बचेगा आपका 2x माइनस 3, सबको इधर ले आइएगा तो ये माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x और प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 2x माइनस एक्स, ये माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से ये देखिए भाई, इसमें जो x यानी जो चर आपको दिया गया x, उसकी जो घात है वो 1 है, 2 घात इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए जो ये समीकरण आपको दिया गया है वो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस तरीके से जो इसके शेष पार्ट हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, इनको आप बड़ी आसानी से इसी तरीके से आप हल कर सकते हैं। उनमें सिर्फ आपको यही देखना है कि जो दिया गया समीकरण है उसमें चर की अधिकतम घात 2 है या नहीं। अगर है तो द्विघात समीकरण है, और यदि नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिएगा, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है आपको। इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए, इसको लंबाई चौड़ाई को यहाँ पे ज्ञात नहीं करनी है, सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है बस। देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेकंड का आपका फर्स्ट पार्ट दिया है, इसमें कह रहा है, यहाँ से आप मान लीजिएगा, माना आयताकार भूखंड का की चौड़ाई बराबर x मीटर, हमने मान लिया इसकी चौड़ाई जो है वो x मीटर हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न में उसने क्या कहा था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है। तो यहाँ से तो आयताकार भूखंड की लंबाई, देखिए लंबाई क्या होगी, इसके 2 गुने से, 2 गुना मतलब 2x हो जाएगा, 1 अधिक प्लस 1, इतने मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो देखिएगा यहाँ से जो इसका क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या होगा, वो हो जाएगी लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तो आयताकार क्षेत्र का जो आयताकार जो क्षेत्र होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई आपको दिया गया है 2x + 1 और जो चौड़ाई दी गई है वो आपको दी गई है x। तो यहाँ से इसका गुणा कर दीजिएगा, तो 2 का x से गुणा करेंगे 2x² हो जाएगा और x का 1 से करेंगे +x आ जाएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे चूंकि भूखंड का क्षेत्रफल आपको 528 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। भाई प्रश्न में उसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर उसने दे रखा है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, तो ये तो इसलिए हो जाएगा यहाँ से 528, इसको मान लीजिएगा, हाँ बस ऐसे लिख दीजिएगा भाई, जहां पर भूखंड का क्षेत्रफल 528 है तो ये 528 हो जाएगा और ये इसमें वैल्यू रख दीजिएगा इसकी, 528 बराबर हो जाएगा 2x² + x। ये हो जाएगा यहाँ से, तो इसको उधर भेज दीजिए, तो ये बचेगा 0 बराबर 2x² + x और माइनस का 528। भाई ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x² + x माइनस का 528 बराबर 0। ये जो है वो आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। तो जो ये पहली प्रॉब्लम थी आपकी दूसरे की, पहले वो जो है इसको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, वो ये आंसर होगा, ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। तो इस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसका जो सेकंड पार्ट आपको दिया है उसमें ये कहा है कि 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो आपका 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये सेकंड पार्ट है दूसरे का, यहाँ से लिख दीजिए मान पहला पूर्णांक बराबर x। देखिए पहला पूर्णांक आपका x हो गया, क्योंकि प्रश्न में कहा था 2 क्रमागत, तो क्रमागत का मतलब हो गया तो दूसरा पूर्णांक। अब देखिए क्रमागत का मतलब ये हो गया कि एक के बाद जस्ट दूसरा, तो एक x है तो दूसरा क्या आएगा आपका जो पूर्णांक होगा वो बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका x + 1।
फिर प्रश्नानुसार पूर्णांकों का गुणनफल। तो देखिए गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, ये होगा x और ये हो जाएगा x प्लस 1। भाई दोनों का गुणनफल, और ये कितना आपको दिया गया है, ये 306 दिया गया है। चलिए इसका गुणा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x, इसको उधर भेज दीजिए। तो यहाँ से ये बचेगा आपका 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 306। तो ये आपको इसको ले लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये जो है देखें अगर, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात जो है वो 2 है और ये द्विघात समीकरण है। तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर लिया। यहाँ पे कुछ ज्ञात नहीं करना है आपको कि पूर्णांक ज्ञात करने हैं, कुछ नहीं, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में उसको निरूपित कर देना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपसे ये कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु यानी उनकी जो उम्र है यानी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमको जो है रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से मान लीजिएगा थर्ड पार्ट है इसका, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु लिखिएगा, वर्तमान आयु बराबर भाई इससे जो है 26 वर्ष, अभी तो 26 जोड़ दीजिएगा, इतने वर्ष हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न में उसने ये कहा है कि 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद, जैसे अब 5 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद 8 वर्ष का होना है, यानी 3 उसमें जुड़ देना है। तो 3 वर्ष बाद जो है हम इन दोनों का रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु निकालने कितनी होगी। तो यहां से लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी। अब x है तो 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। फिर 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, तो देखिए इसकी इनकी आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 और प्लस 3 वर्ष जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे 29, इतने वर्ष हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार उसने क्या कहा है, प्रश्नानुसार इन दोनों की आयु का गुणनफल जो है वो 360 दे रखा है, तो यानी ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 और x प्लस 29, इन दोनों की आयु का 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो आपका 360 दे रखा है उसने। तो चलिए गुणा करिएगा इसका, तो x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, x का 29 से गुणा करेंगे 32x हो जाएगा, और प्लस 3 का x से गुणा करेंगे ये 3x हो जाएगा, और 29 का 3 से करिएगा तो 9 3 27 और 2 यही 6 और 6 2 8 यानी 87 हो जाएगा बराबर 360 बचेगा। तो यहाँ से ये x स्क्वायर 29x और 3x जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 3 12 32x और प्लस 87 और ये 360 इधर ले आइएगा, 360 बराबर आपका 0 बच जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस, अब देखिए 87 से 360 घटाना है यहाँ पे, यानी माइनस का बचेगा आपका, तो माइनस कर दीजिए, 10 से भाई 7 घटाएंगे 3 बचेगा, और यहाँ बच गया आपका 5 8 घटाना तो हासिल लीजिए 15 से 8 घटाएंगे 7 बचेगा, और ये बचा आपका 2 बराबर 0। तो ये जो हुआ वो इस प्रश्न का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण हो गया। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको जो है आप बड़ी आसानी से द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो इसमें एक बार पुनः समझ लीजिएगा कि भाई इनकी वर्तमान आयु हमने x और x प्लस 26, यानी उसकी जब x है, क्योंकि प्रश्न में उसने ये कहा था कि उसकी जो माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब अगर रोहन की आयु 5 वर्ष है तो उसकी माँ की आयु जो होगी 5 में 26 जोड़ दीजिए,
उतनी हो जाएगी। तो जब इसकी वर्तमान आयु x थी तो उसकी माँ की जो आयु होगी वो x + 26 हो जाएगी। अब 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होना है भाई, 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष उन दोनों में जुड़ जाएंगे। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु इतनी और उसकी माँ की आयु इतनी हो जानी है। फिर प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल, यानी 3 वर्ष पश्चात जो आयु थी उनका जो गुणनफल है वो 300 आपको 60 दिया गया, वो 360 हो जाएगा और यहाँ से इसका गुणा कर लिया गया। तो जो आपको मान प्राप्त हुआ वो द्विघात समीकरण के रूप में मिल गया। तो ये हो गया इसका निरूपण। आपका जो तीसरी प्रॉब्लम थी दूसरे की, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है हमें। यहां से देखिएगा क्या करना है आपको। यहां से हम ये मान लेंगे, चौथा पार्ट इसका, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी पर आवर। x किमी प्रति घंटा हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किमी प्रति घंटा। अब देखिए x किमी प्रति घंटा की जो चाल है उससे 480 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा वो निकाल लेंगे हम। तो यहां से लिखेंगे x किमी पर आवर की चाल से रेलगाड़ी द्वारा 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय बराबर। अब समय देखिए, यहां से समय बराबर होता है आपका भाई दूरी बराबर होता है, सॉरी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हम समय मान लेते हैं t1 और दूरी है आपकी 480 और चाल जो है वो है x। ये हो गया, आप समीकरण 1 मान लीजिएगा इसको। अब देखिए आगे क्या कंडीशन उसने दे रखी कि यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाए। तो पहले हम ये निकाल लें कि जब रेलगाड़ी की चाल जो 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाएगी तो उसकी चाल कितनी बचेगी। तो ये हो जाएगा, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किमी पर आवर कम करने पर या कम होने पर रेलगाड़ी की चाल, तो इसकी जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वो बचेगी x - 8। भाई एक कम हो जाएगी किमी पर आवर, इतनी चाल बचेगी। तो इस चाल से दूरी उतनी ही तय करनी है उसको। यहां से लिखेंगे x - 8 किमी पर आवर की चाल से 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय बराबर। देखिए यहां पर समय कितना लगेगा, दूरी है आपकी 480 और जो समय है, सॉरी चाल है वो है x - 8। तो यहां से इसको t2 मान लीजिएगा, ये हो जाएगा 480 बटे x - 8। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि भाई दोनों का जो अंतर है वो 3 घंटे का है, यानी जितना पहले समय लगता था उससे 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो यहां से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार t1 - t2 बराबर आपको 3 घंटा, यानी दोनों का अंतर जितना पहले लगता था वो अब माइनस कर दिया जाए तो 3 घंटे का अंतर आएगा। ये आपको दिया है 480 बटे x, सॉरी अब 300 घंटे, सॉरी यहाँ पर जो है अब 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी t2 - t1 हो जाएगा, ये रहेगा। तो ये हो जाएगा x बटे x - 8 माइनस, सॉरी x नहीं, यहाँ 480 है, पहली समीकरण से देखिएगा, और ये है 480 नहीं, दूसरी समीकरण t2 की वैल्यू रखा है ये, यहाँ से हो जाएगा फिर 480, पहली समीकरण में t1 की वैल्यू x बराबर 3 दिया है। तो चलिए एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ से x - 8 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 480 x हो जाएगा माइनस 480 x - 8 हो जाएगा बराबर 3 बचेगा। ये बचा आपका। तो यहाँ से इसका गुणा कर दीजिएगा, 480 कॉमन ले लीजिए इसमें, तो x माइनस, अब माइनस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस x बचेगा और प्लस का 8 बचेगा और बटे ये बच जाएगा आपका x²
माइनस का 8x बराबर का 3 बचेगा। तो यहां से देखिए x x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 8 बचेगा, 8 से गुणा कर दीजिएगा इसका, तो ये होगा 8 शून्य शून्य हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा, और 8 चौक 32, 32 और 6 38 हो जाएगा, बराबर इसको 3 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x। भाई इसका जब 3 से उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो इसको उधर भेज दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x, और माइनस ये उधर जाएगा तो 38 40 आ जाएगा, बराबर 0। ये जो है वो आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। या फिर आप यहाँ से अगर देखें, अगर 3 कॉमन है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से, और कॉमन लेने के बाद उसको उधर भेज दीजिए, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी जो चौथी प्रॉब्लम थी दूसरे की, वो सॉल्व हो गई। तो सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना है, और निरूपित करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ चाल ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया था, सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गई, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो ये एक्सरसाइज थी आज पहली द्विघात समीकरण की, वो समाप्त हुई। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके ये भी बताते रहें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।